हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है ऊतक। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के पाठ के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर्स को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऊतक क्या है? आपको बताना है टिश्यू होते क्या हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, उनके बारे में बताना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होते हैं। मतलब उन कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य एक समान होते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। बहुकोशिक जीवों में ऊतक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। श्रम विभाजन मतलब अपने उनके कार्य अलग अलग होते हैं और वो अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं। अब हम पेज नंबर 81 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2 की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को 2 वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक होती हैं। वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्प के रूप में पानी निकलना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता क्या क्या होती है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह पौधों के आसपास का तापमान बढ़ने नहीं देता है। इसी खिंचाव के कारण पौधों में जल एवं खाद्य लवणों का संवहन होता है। थर्ड पॉइंट, पौधों से अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है। चलिए अब हम पेज नंबर 83 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर देखते हैं। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा ऊतक, कोलिनकाइमा ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा ऊतक, जिनकी आकार और आकृति अलग होते हैं और कार्य भी अलग होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्य तक कहाँ पाया जाता है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। प्ररोह का शीर्षस्थ विभाज्य तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? हम जानते हैं नारियल का रेशा जो होता है कठोर होता है, वो मतलब मजबूत होता है। वो किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। ये हम चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? हमको बताना है कि फ्लोएम की कौन कौन से संघटक है, मतलब फ्लोएम में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं। देखते हैं। फ्लोएम 5 प्रकार के संघटकों को से मिलकर बना होता है। कौन कौन से संघटक होते हैं? चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे। कौन कौन से 5 वो संघटक कौन कौन से हैं जो फ्लोएम ऊतक का निर्माण करते हैं? देखते हैं। कौन कौन सी? चालनी कोशिका, चालनी नलिका जिसे हम सीव ट्यूब भी कहते हैं, साथी कोशिकाएं कंपेनियन सेल्स कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशो यानी फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। 5 संघटक होते हैं और हम जानते हैं जाइलम में 4 संघटक होते हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 87 पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। कौन सा ऊतक होता है जो हमारे शरीर में मोशन के लिए
जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गति कर पाता है, तो वो ऊतक है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है? आपको न्यूरॉन के बारे में बताना है कि वो दिखता कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन का फिगर भी दिखाया गया है। न्यूरॉन छोटे पौधों के जैसा दिखाई देता है, देखिए, जिससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। ये शाखाएं आपको दिख रही होंगी, जिसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। मतलब तंत्रिका ऊतक जो होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसी को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, उसी को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये अंतिम सिरा दिखाया गया है, देखिए ये अंतिम सिराएं हैं। ये एक्सॉन है जहाँ पे तंत्रिकाक्ष जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे आप सिनेप्स देख रहे हैं, सिनेप्टिक दरार है जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये न्यूरॉन का फिगर दिया गया है। इसमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी शाखाओं वाले प्रवर्ध अर्थात डेंड्रॉन निकले होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, मतलब उसकी लंबाई लगभग कितनी हो सकती है? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। चलिए, हृदय पेशी के 3 कौन कौन से लक्षण हैं उनको देखते हैं। हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। फर्स्ट, हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं, यानी उनका एक सिंगल न्यूक्लियर होता है, यूनिन्यूक्लियर होता है। यह सेकेंड पॉइंट है, यह अनैच्छिक पेशियां होती हैं क्योंकि इनकी गति को संचालित नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट क्या होगा? हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एरियोलर ऊतक एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? चलिए इसके कार्यों को देखते हैं। एरियोलर ऊतक के कार्य, फर्स्ट है, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। सेकेंड पॉइंट, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर। चैप्टर नंबर 6 ऊतक के लेसन के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर थे ये। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।